बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, अब इंतखाबात के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज चंद हफ्ते पहले तक जिस स्टैंड पर खड़ी थी कि सेंसस हो रहे हैं, मुश्तरका मफादात कौंसिल ने यह फैसला किया कि नए सेंसस के रिजल्ट्स की बुनियाद पर जो हल्का बंदियाँ होंगी उनकी बेसिस के ऊपर जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इसलिए पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस था उसके अंदर रुकावट बनाई गई, ये कबाहत खड़ी की गई। अब वही पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं जी कि 2017 का जो सेंसस था उसकी बुनियाद पर ही इंतखाबात, जो वो हल्का बंदियां थी उन्हीं हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो जो सारा टाइम था, इसको क्या जानबूझकर पंजाब और केपी के इलेक्शंस को उसको लेट किया गया। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज अगले सेटअप पे खुद को कहां पर देख रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नवाज मेजॉरिटी में हुई तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा होगी? क्या पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में हुई तो मुस्लिम लीग नवाज उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगी? यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उससे पहले इलेक्शंस के अंदर सीट एडजस्टमेंट की बातें होनी कि कुछ हल्कों में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शंस में जाएंगी या फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शंस यानी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और उसके बाद देखेंगे कि अगला सेटअप जो है उसमें रेशो वाइज कौन लीड करेगा सेटअप को। इसको भी प्रोग्राम के सिलसिले में डिस्कस करेंगे। और आखिर में चेयरमैन पीटीआई, उनको जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक एज पर प्रोसिक्यूटर जनरल 9 मई के वाकयात के अंदर बेकसूर डिक्लेयर किया गया है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज, जो ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये काम पर स्टैंड करती हैं और इनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, ये भी प्रोग्राम के हिस्से में जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज्ञानचंद साहब, सबसे पहले बताइएगा, 8 अगस्त की अंडरस्टैंडिंग है या 12 अगस्त को रात 12 बजे से पहले असेंबलीज डिसॉल्व की जाएंगी? देखिए, दो ऑप्शंस हैं कि एक तो फुल टेन्योर पूरा करने दिया जाए, दूसरा ये है कि 2-4 दिन पहले असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन कैंपेन के लिए पूरा टाइम दिया जाए और निगरान सेटअप पे टाइम दिया जाए। दोनों ऑप्शंस पे गौर हो रहा है और कोलिशन पार्टनर्स आपस में बैठे हुए हैं, एक डेट फाइनल होनी है। तो काफी चांसेस हैं कि 8 तारीख को ही असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए। एक तो बात यह है, बाकी निगरान सेटअप में इलेक्शन कैसे होना है, क्या होना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन्ड है और वो गिवन टाइम में इलेक्शंस किए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली उसको करवाएगी। मेरा ख्याल है कि हमारे पार्टी का क्लियर स्टांस है कि पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की खालिक भी है और उसकी प्रोटेक्टर भी है। तो हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आला जो हमारे यहाँ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी गवर्नेंस को आगे चलाते हैं, जिसमें सब चीजें रेटिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करना ही हमारी डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए लाजमी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें वाज़ेह हैं कि कब इलेक्शंस होने हैं और किस तरह से होने हैं और किसको करवाने हैं। अच्छा ज्ञानचंद साहब, अभी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं कि 8 अगस्त को असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएं। पहले इत्तलात ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़द है कि टेन्योर कंप्लीट किया जाए, यानी 12 अगस्त की रात 12 बजे असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होगी, तब तक मतलब असेंबलीज को डिसॉल्व ना किया जाए, असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करे और उसके बाद 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। तो क्या नून लीग के प्रेशर में आके पीपल्स पार्टी ने इसको एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है 90 रोज़ का मार्जिन ले लेते हैं, क्योंकि नून लीग तो चाह रही है कि इलेक्शन जितने आगे जा सकें उतना बेहतर है उनके लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आती है, वो अमृतों के प्रेशर में नहीं आई और अपने मौक़िफ़ के कायम रही। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जाए। जिन चैलेंजेस को अभी मुल्क फेस कर रहा है उसमें नेगोशिएशन से आगे बढ़ा जाए और जो अक्सरियत की राय बने उस पर चला जाए। 2-4 दिन पहले असेंबलियां टूटना या बाद में असेंबलियां टूटना, 1 महीना पहले इलेक्शन होना या बाद में इलेक्शन होना, ये इतना मायना नहीं रखता है। लेकिन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स में कंसेंसस डेवलप होना जरूरी है। उसमें पीपल्स पार्टी हमेशा
हमेशा सपोर्ट करती है कंसेंसस पैदा करने को, बल्कि कंसेंसस पैदा करने में वो पहल करती है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी चैलेंजिंग बात है या इख्तिलाफ का सबब बनेगा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि पंजाब और KPK के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास है उसमें फैसला हुआ कि नई मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनके बाद जो हल्का बंदियाँ होंगी उनकी बुनियाद पर जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब 2 माह हो गए हैं मरदमशुमारी को मुकम्मल हुए, आप लोग ना तो उसको नोटिफाई कर रहे हैं और अब ये भी इतलात हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हो ही नहीं सकते, पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शंस होंगे। तो ये फिर आप लोगों ने नॉइंगली ये सब कुछ किया है ताकि इस प्रोसेस को आगे लेके जाया जाए, तहरीक इंसाफ को जितना डैमेज कर सकें आप लोग वो कर लें इस सारे टाइम के अंदर। नहीं, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को डैमेज करने की किसी को जरूरत नहीं है, उसका लीडर ही उसको डैमेज करने के लिए काफी है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। ये टाइम से पहले भी सेंसस इसलिए हुए थे ताकि जो पुराने सेंसस पे कुछ पार्टीज की रिजर्वेशन थी उनको खत्म किया जा सके, लेकिन इस प्रोसेस में लेट हुई और लेट होने की वजह से अभी वो नोटिफाई नहीं हो सका है। और अभी भी जो सेंसस हुए उस पर कुछ पार्टीज को इख्तिलाफ आते हैं, ये बात एक तरफ है। दूसरी तरफ 2 सूबों में निगरान सेटअप है, 2 सूबों में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है जिनको भी कहीं ना कहीं पे इख्तिलाफ आते हैं। तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट सतह पे, पॉलिटिकल पार्टीज की सतह पे आपस में डिस्कशन चल रही है। हो सकता है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जाए, अदरवाइज पुराने सेंसस पे, पुरानी आदमशुमारी पे इलेक्शंस होने हैं। लेकिन जो कंसर्न्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो तो बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं। खास तौर पे कराची को लेकर तो आप लोगों पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कराची के सेंसस को आप लोग डिस्टर्ब करते हैं और MQM को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची के सेंसस में। फिर बलूचिस्तान की आबादी नए सेंसस के अंदर उसके अंदर खातर खा इजाफा हुआ है तो उनको वो सीट्स नहीं मिल सकेंगी एटलीस्ट अगले टर्म तक। अगर आप लोग पुरानी सेंसस के ऊपर इलेक्शंस करवाते हैं तो चीज़ें तो सबके जो है वो कह लें कि नॉलेज में थी कि आप लोग विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप ना सीट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं ना किसी सूबे को सीट्स ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग उस वक्त आप लोगों को अंदाज़ा था इस सब का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी अरकान तो मुस्ताफ़ी हो चुके थे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्पॉसिबल थी। फिर इतना क्यों आप लोग आगे लेकर गए? पंजाब और KP के इलेक्शन तब हो सकते थे। नहीं, देखिए वहाँ पे सिर्फ एक इशू नहीं था, वहाँ के बजाते खुद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था वो भी कंट्रोवर्शियल था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था। फिर 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो रहे होते थे और ये नोटिफाई नहीं हो सका है या नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन 2 सूबों में अगर नोटिफाई ये हो जाता तो 2 सूबों में पुरानी आदमशुमारी पे इलेक्शन हो जाते, 2 सूबों में बाद में हो जाते। जन साहब कथा कलामी की माजरत, तब तक मुस्ताफ़ी हो चुके थे PTI के लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती थी। आप नोटिफाई कर भी देते फिर भी हल्का मंदियों पर असर पड़ ही नहीं सकता। नहीं, हम नोटिफाई करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। आप नोटिफाई कर देते तो हल्का बंदियों में तब्दीलियां होनी थी, नए हल्के इंक्रीज होते, डेफिनेटली आप नोटिफाई करते तो उसका इम्पैक्ट नई हल्का बंदियों पर तो होना था। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन तब आता है जब सीटों को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, कोई नया फार्मूला है। कंसेंसस में अगर नंबर ऑफ सीट्स हम सेम रखते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए कोई नई चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ उसकी हदबंदी है तो वो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की हदबंदी में आगे पीछे करने के लिए इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट है। तो उस पर गौर किया जा रहा था, लेकिन जो भी हालात थे उस हालात में बेस्ट ऑप्शन की तरफ हमारी पॉलिटिकल पार्टी बैठी हैं। एक इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी भी काम कर रही है। इवन PTI के जो भी बचे कुछ लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनसे भी बात हो रही है। हो सकता है कि ये नेशनल कंसेंसस किसी भी चीज पे पैदा हो जाए और उस पर अमल किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा, निगरान सेटअप का मकसद होता है कि एक न्यूट्रल सेटअप हो जो मुल्क के अंदर फेयर और फ्री इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन बनाए।
हम देख रहे हैं कि पंजाब में हो या केपीके के अंदर हो, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कर रही हैं कि हमारे केयर टेकर सेटअप के अंदर इतने वजीर हैं और आपके केयर टेकर सेटअप के अंदर इतने वजीर हैं। और अब ये भी खबरें हैं कि जो फेडरल केयर टेकर सेटअप होगा उसके अंदर मेजॉरिटी हिस्सा नून लीग का होगा। नून लीग के की तरफ से जो नॉमिनेटेड लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे कैबिनेट के अंदर। उसके बाद पीपल्स पार्टी और फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने शेयर के मुताबिक वहाँ पर हिस्सा मिलेगा। आप ऐसे हालात में जब आपके बड़े स्पोक्स पर्सन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे केयर टेकर सेटअप में इतने मिनिस्टर्स हैं, आप किस तरह मेक श्योर करेंगे, आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए? देखिए, इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री करना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी तो मैटर करती है ना सर? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जहाँ तक निगरान सेटअप का है तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन बैच तय करेंगे कि निगरान सेटअप किस तरह से बनाना है या निगरान वजीरिज्म कौन आएगा। तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यकीनन कोशिश करेंगे। ये मुल्क हमारा है और हम इस रियासत को बचाने के लिए आए थे, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो भी आए वो इस मुल्क को भी आगे ले जाए और अगली जो इलेक्शन होनी है उसको भी क्रेडिबिलिटी फराहम करे और कैबिनेट भी उस तरह से बनाए। हाँ, उन्हीं लोगों ने उनको सिलेक्ट करना है, लीडर ऑफ अपोजिशन को और लीडर ऑफ हाउस को, और फिर उसके बाद कमेटी है, उस कमेटी में नहीं जाता तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। तो जब से इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो पूरा का पूरा टेक ओवर इलेक्शन कमीशन कर लेगा, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप लोग श्योर हैं कि अगर 8 तारीख को भी असम्बलीज डिसॉल्व हो जाती हैं या 12 तारीख को रात 12 बजे असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करती है तो 60 रोज़ में या 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, या अगर मैं मज़ीद आसान कर दूं तो 2023 के अंदर इंतखाबात होंगे? अगर ये सेटअप लंबा हो जाता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ पर स्टैंड करेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी गुंजाइश नहीं है इसको लंबा करने। सर, कॉन्स्टिट्यूशन तो पंजाब के हवाले से भी बड़ा क्लियर था। देखिए, पंजाब के हवाले से क्लियर था, लेकिन उसमें बाकी कुछ चीजें भी आ गई थी जिसके लिए तो ऐसी कबाहतें तो यहाँ पर भी खड़ी की जा सकती है ना सर? आप लोगों ने माजी करीब के अंदर एक प्रेसिडेंट तो सेट कर दी है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हम जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं और नहीं होने देंगे। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चाहते हैं और इसके कंसेंसस है मेजर पॉलिटिकल पार्टी का, इसके कंसेंसस है कि टाइमली इलेक्शन हो और ट्रांसफर ऑफ पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट को चला जाए। अच्छा, अब आप लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वफाक में कोalition में हैं, आप लोग को सीट एडजस्टमेंट के ऊपर गौर कर रहे हैं या हर पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेगी? क्योंकि पंजाब के हवाले से तो खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में कुछ हलकों में जो बड़े उनके लीडर्स हैं उनके हलकों में सीट एडजस्टमेंट की जाए और उन लोगों को एडजस्ट किया जाए, जिसमें नाम सामने आ रहे थे राजा परवेज़ अशरफ साहब का, गिलानीस के 2 हलकों का जिक्र हो रहा था, नदीम अफजल चंद साहब के हलके का जिक्र हो रहा था, और इसी तरह 1-2 और हलके हैं जिनके हवाले से ये कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के हलके का जिक्र हो रहा था कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग अपने उम्मीदवार इनके उम्मीदवारों के मुकाबले में खड़े ना करें। देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मफादात के लिए और इलेक्शन में अपनी ज्यादा जीत लेने के लिए तो करते रहते हैं और लास्ट डे ऑफ इलेक्शन तक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तो बातें होती रहती हैं कि कोई किसी के हक में विद्रा हो जाए और किसी को सपोर्ट कर दे। वो इलेक्शन पोल डे तक होता रहता है और हम पॉलिटिकल लोग हैं, यकीनन उस पर बात करेंगे। कल ही आपने देखा होगा कि गौस बख्श खान महर है जो जीटीए के MNA है, उनका बेटा भी यहाँ पे MP है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। तो आगे जैसे ही इलेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे तो काफी लोग एक साइड से दूसरी साइड तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी अपने मफादात में किसी को कबूल करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। तो ये चल एक है, लेकिन कोशिश ये है कि इस किस्म के इलेक्शन हो जिसमें वो नजर आए कि पॉलिटिक्स काम कर रही है, डेमोक्रेटिकली लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का यही मकसद है, उसके लिए पॉलिटिकल जो भी टैक्स होते हैं वो पीपल्स पार्टी यकीनन इस्तेमाल करेगी। अच्छा, इस वक्त नून लीग के हवाले से इत्तलात हैं ज्ञानचंद साहब के, वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में एटलीस्ट 200 सीट्स और वफाक में 100-100 सीट्स के ऊपर जो है वो वर्किंग मजबूत की जाए।
और आप भी जानते हैं कि वफाक में आने के लिए पंजाब के अंदर एक अच्छी पोजीशन, अच्छा नंबर लेना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन केस नून लीग ये करने में कामयाब हो जाती है, आप लोग अगले सेटअप में नून लीग के साथ इसी एडजस्टमेंट में गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे या अपोजिशन में बैठेंगे? देखिए, वो जब गवर्नमेंट बनेगी, पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि हम गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसको लीग अलावा सरकारी साथ करेंगे। कैंसर साहब, अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ हमें थोड़ा सा कम आ रही है। मैंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो नंबर ले लें जिसमें पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो। इसलिए हमारी पार्टी ने काफी प्रोग्रेस भी किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट बना ले, और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को ये विजडम भी हासिल है कि वो मुख्तलिफ लोगों के साथ लेकर चल सकते हैं। सो लेट वेट के रिजल्ट क्या आते हैं और कौन किस पोजीशन पे होता है। अच्छा, आखिर में कैंसन साहब ये बताइएगा कि आज कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह साहब ने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि JIT ने जो रिपोर्ट कंपाइल की है उसके मुताबिक 9 मई के वाक़यात के अंदर चेयरमैन PTI बेकसूर हैं। आप अब इस सारे प्रोसेस के अंदर, जिसमें आप 9 मई के बाद से लेकर अभी तक जिस तरीके से ग्रिल कर रहे हैं चेयरमैन PTI को, अब प्रोसिक्यूटर जनरल ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट JIT के कह रही है कि चेयरमैन PTI बेकसूर हैं। अब आपकी क्या स्टैंडिंग है और आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने ये रिपोर्ट देखी नहीं है कि उसमें क्या है, लेकिन चेयरमैन PTI अगर बेकसूर है तो आखिर कसूरवार कौन है? ये आग तो कुदरती आग तो नहीं लगी थी, कोई ना कोई लगाने वाले थे, और उन लगाने के लिए किसी आम वर्कर को तो जरूरत नहीं हो सकती है कि वो आर्मी तनसीबात की तरफ चले जाए। तो ये फिक्स तो करनी पड़ेगी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी पे। तो मैं समझता हूँ कि PTI के चेयरमैन ही इसके रेस्पॉन्सिबल है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे। और इसके अलावा तो कल को तो कोई नहीं किसी भी आर्मी तनसीबात पे चढ़ाई कर दे, कल कोई मेटल बम की तरफ भी बढ़ जाए किसी नहीं, क्योंकि हमारे अफवाज को बातें हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम इस तरफ होते हैं। तो ये तो स्टेट नहीं चल सकती, इसलिए ड्यूटी फिक्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।